वाले हैं ओरिजिन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। हमारे अकाउंट का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं हमारे और वाउचर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, ये कुछ ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं विद एन एग्जांपल आपको सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब मैंने आपको अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे तो मैंने उन कॉन्सेप्ट्स में एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वेरीफाइएबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। वेरीफाइएबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं अकाउंटिंग के अंदर उन सबको वैलिड दिखाने के लिए एक हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। ठीक है ना, वो एविडेंस नहीं होता तो हम ये शो नहीं कर सकते कि ये हमारी ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं है। अब अगर आप सपोज अपने घर के लिए ही कोई सामान लेकर आते हो, आपने सपोज एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया, तो आपने रेफ्रिजरेटर के अगेंस्ट आपको एक बिल मिला होगा। ठीक है ना, वो क्या है, वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जो कि ये प्रेजेंट कर रहा है कि आपने ये रेफ्रिजरेटर इस डेट को इतने अमाउंट में इस शॉप से परचेज किया था, तो वो क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट। इसी तरह से हमारे बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अभी हम उनको डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ सोर्स डॉक्यूमेंट की क्या होती है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। मैंने आपको बता दी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है हमारी बुक्स में वो सारी किस पर बेस्ड होती है, किसी ना किसी एविडेंस पर बेस्ड होती है। ठीक है, विदाउट एविडेंस कोई भी ट्रांजैक्शन हमारी अकाउंटिंग में नहीं होती। विच आर बिल्स ऑफ परचेज, वो क्या हो सकते हैं, परचेज के बिल, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। इनवॉइसेस फॉर सेल्स, हमने सपोज अपने बिजनेस से कोई भी सेल की है, कोई प्रोडक्ट हमने सेल किया है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास बिल होगा ना कि हमने इस पर्सन को ये अमाउंट का गुड्स जो है वो सेल किए हैं। उसके अलावा होता है हमारे डेबिट और क्रेडिट नोट्स, डिटेल में आगे बताती हूँ मैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है। तो दीज एविडेंसेस आर कॉल्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट। जितने भी एविडेंसेस होते हैं इनको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, अभी इसमें इनकी जरूरत क्यों होती है, अगर हमने अपनी बुक्स के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर की, सपोज मैंने अपने बिजनेस के अंदर एक ट्रांजैक्शन एंटर की है, टेबल परचेज्ड। ठीक है, तो हमारा ये असेट में गया, टेबल क्या है, हमारी असेट है, असेट में हमारी एंट्री जाएगी। लेकिन हमने जो टेबल परचेज किया है उसके अगेंस्ट हमने कुछ पेमेंट की होगी, हमें उसका डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना कि हमने ये टेबल परचेज किया है, तो टेबल का बिल होना चाहिए हमारे पास कि ये बिल है, हमने ये 10,000 रुपीज का टेबल परचेज किया है, हम अपनी बुक्स के अंदर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है, अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है, हम ऐसे ही कोई ट्रांजैक्शन एंटर कर देते हैं, तो एट द टाइम ऑफ ऑडिट, जब ईयर के एंड में जब आपकी बिजनेस की ऑडिट होगी तो उस टाइम पर ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपने ये टेबल परचेज किया बट इसका बिल कहाँ है। तो ऐसा भी कहा जा सकता है ना कि ये फेक एंट्री है, ये ओरिजिनल एंट्री नहीं है। अगर ये एक्चुअल एंट्री है, एक्चुअली आपने टेबल परचेज किया है, तो उसका एक डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, वो एविडेंसेस होते हैं जो कि हमारे बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। ठीक है, चलो अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते क्या क्या है हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट होता है हमारा कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है, ये कैश मेमो कौन बनाता है, कैश मेमो बनाता है सेलर। ठीक है, अगर मेरा एक बिजनेस है, मैं गुड्स को सेल कर रही हूँ तो मैं कैश मेमो बनाऊंगी। मैं कैश मेमो किसके लिए बनाऊंगी, अगर मैं कोई भी गुड्स जो है वो कैश में सेल कर रही हूँ तो उसके लिए मैं कैश मेमो प्रिपेयर करूंगी। उस कैश मेमो के अंदर डेट आती है, ठीक है, और अमाउंट आता है और प्रोडक्ट का नाम आता है। जो प्रोडक्ट मैंने सेल किया उसका अमाउंट आएगा, उसमें कितना जीएसटी चार्ज किया गया है, वो सब डिटेल्स उस कैश मेमो के अंदर होती है। वो कैश मेमो बनाने के बाद उस कैश मेमो की एक कॉपी जाएगी किसके पास, उस पर्सन के पास जिसने मुझसे गुड्स परचेज किए हैं, और दूसरी कॉपी रहेगी मेरे पास। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कैश मेमो के बारे में, कैश मेमो कौन बनाता है, सेलर बनाता है जो कि गुड्स को सेल कर रहा है, और उसमें क्या एंटर करते हैं वो कैश का अमाउंट, यानी हम कोई भी गुड्स जब कैश में सेल करते हैं तो हम कैश मेमो बनाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारा इनवॉइस या बिल। अब ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये भी सेलर ही बनाता है। ठीक है,
आप लेकिन ये बनाते कब है, हम इनवॉइस या बिल हम कब बनाते हैं, ये तब बनाते हैं जब हम गुड्स को क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने उधार पे माल बेचा, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे को कोई प्रूफ तो चाहिए ना, मैंने उधार पे माल दे दिया, अब मेरे पास अभी पैसे नहीं आए, लेकिन मेरे पास 2 महीने बाद या 15 दिन बाद पेमेंट आने वाली है और मैंने 50,000 रुपीज के गुड्स सेल किए हैं, तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए ना 50,000 के गुड्स मैंने किसको सेल किए, एबीसी लिमिटेड को सेल कर दिए मैंने, ठीक है। तो मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगी बिल में हमारा कस्टमर का नाम क्या होगा, जिस कस्टमर ने हमसे खरीदा है, सपोज एबीसी लिमिटेड ने खरीदा है, तो वहां पर कस्टमर नेम की जगह पर क्या आ जाएगा, एबीसी लिमिटेड। उसके बाद क्या गुड्स हमने बेचे हैं, उन गुड्स का नाम डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 50,000 के उन्होंने गुड्स परचेज किए, उसके ऊपर मैंने कितना जीएसटी चार्ज किया है, वो सब डिटेल्स उस इनवॉइस या उस बिल के अंदर आती है, ठीक है। इन दोनों में कैश मेमो और इनवॉइस में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि कैश मेमो हम कैश पेमेंट के अगेंस्ट, यानी अगर कोई हमें कैश पे कर रहा है तो हम कैश मेमो इशू करेंगे, अगर कोई हमें अभी पेमेंट नहीं दे रहा, अगले आने वाले 10 दिन में 15 दिन में पेमेंट आने वाली है, तो हम क्या बनाएंगे, तो हम बनाएंगे इनवॉइस, ठीक है। क्लियर माय पॉइंट। ये दोनों ही जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन बनाता है, वो सेलर बनाता है। सेलर कौन होता है, जो कि गुड्स को सेल कर रहा है, ठीक है। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर है। कुछ डाउट है, कुछ है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको रिप्लाई करके उसका सॉल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम रिसिप्ट पर। रिसिप्ट क्या होती है, अभी बेटा जैसे अगर आपने कभी किसी को कोई पेमेंट की, उसके अगेंस्ट आप प्रूफ मांगोगे ना कि मैं आपको कुछ पेमेंट दे रही हूँ, चाहे मैं कैश में दूं या मैं चेक के थ्रू दूं, तो आप मुझे उसके अगेंस्ट एक रिसिप्ट दो, ताकि मुझे भी पता रहे कि मैंने आपको ये पेमेंट कर दी है और आपके पास ताकि मुझे भी ये मेरे पास ये प्रूफ रहे कि मैंने आपको पेमेंट कर दी और आपको भी पता रहे कि हाँ मैंने इस डेट को आपको ये इतने अमाउंट की पेमेंट की थी, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते हो, ठीक है ना, आपने मंथली ट्यूशन की फीस दी, तो उसके अगेंस्ट आपको क्या मिलती है, रिसिप्ट मिलती है। चाहे वो फीस की पेमेंट आप कैश में कर रहे हो या फिर चेक के थ्रू कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपको रिसिप्ट दी जाती है। वो रिसिप्ट क्या होता है, वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये दिखाता है कि इस पर्सन ने इतना अमाउंट पे कर दिया है, या मैं एज अ कस्टमर ये रिसिप्ट मेरे लिए क्या शो करेगी कि मैंने ये अमाउंट इस पर्सन को पे कर दिया था इस डेट को, ठीक है। क्लियर माय पॉइंट, ठीक है। अगर जैसे आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में आप फीस पे करते हो, उसके अगेंस्ट भी आपको रिसिप्ट मिलती है। जब भी हम किसी को कोई पेमेंट करते हैं, चाहे वो कैश हो चाहे चेक में हो, उसके अगेंस्ट जो भी हमें डॉक्यूमेंट मिलता है वो क्या होता है, हमारा रिसिप्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम पेइंग स्लिप। पेइंग स्लिप के बारे में आपको कितने बच्चों को पता है, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। पेइंग स्लिप क्या होती है, पेइंग स्लिप होती है हम जब भी बैंक में जाते हैं ना, कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट करवाने, सपोज मुझे एक चेक डिपॉजिट करवाना है 50,000 रुपीज का, तो मैं ऐसे ही नहीं कि मैं बैंक में गई और उनको दिया कि ये मेरा चेक है और आप ये ले लो और ये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मुझे क्या करना होता है, वहां पर एक पेइंग स्लिप होती है, उसमें मुझे डिटेल्स भरनी होती है, जिसमें आता है उस पर्सन का नाम, जिस पर्सन के अकाउंट में वो पेमेंट डिपॉजिट हो रही है, ठीक है। फिर आता है अमाउंट, कितने अमाउंट का हम चेक जो है डिपॉजिट करवा रहे हैं। फिर आता है उस बैंक का नाम, जिस बैंक का वो चेक हम डिपॉजिट करवा रहे हैं। फिर आता है अमाउंट इन फिगर्स, फिगर्स में हम अमाउंट लिखते हैं, वर्ड्स में हम अमाउंट लिखते हैं, डेट लिखते हैं, कौन सी ब्रांच में हम डिपॉजिट करवा रहे हैं, ये सारी डिटेल्स हम उसके अंदर फिल करते हैं, ठीक है। तो वो होती है हमारी पेइंग स्लिप। अगर आपने अभी तक पेइंग स्लिप नहीं देखी है तो आप एक काम करो, अपने आसपास के किसी भी बैंक में जाओ, विजिट करो, वहां पर आपको पेइंग स्लिप मिल जाएगी इजीली। तो वो पेइंग स्लिप लो, उसको ध्यान से देखो, उसमें क्या क्या डिटेल हम भरते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने पेइंग स्लिप के थ्रू हम चेक कैसे डिपॉजिट करते हैं वो बताया। इसी तरह से अगर हमें कैश डिपॉजिट करवाना है तो भी हमें उसी पेइंग स्लिप की जरूरत होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जिस भी पर्सन के अकाउंट में हमने कैश डिपॉजिट करवाना है वो अमाउंट लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं अमाउंट इन वर्ड्स, फिर उसके बाद हम उसमें एंटर करते हैं कौन कौन से नोट्स डिपॉजिट करवा रहे हैं। सपोज मैंने 10,000 की पेमेंट करनी है, उस 10,000 रुपीज में कुछ नोट मेरे 500 की हैं, कुछ मेरे 200 के हैं, कुछ 100 के हैं, कुछ 10 के हैं। तो क्या है, जो भी मेरे पास करेंसी है मैं लिखूंगी कि मेरे पास सपोज 500 के 10 नोट्स हैं, 200 के मेरे पास 10 नोट्स हैं, 100 के मेरे पास 50 नोट्स हैं,
या 5 नोट्स हैं और उसके अलावा 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं, वो सारी डिटेल मैं उसके अंदर मेंशन करूंगी कि मैंने ये इतना अमाउंट इस बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया था मेरे अकाउंट के लिए। ठीक है, तो ताकि ये क्या है, ये भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है ना कि मैंने इसको बैंक में डिपॉजिट करवाया। अब क्या है, जब मैंने उस कैश को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो जो कैशियर होता है वो क्या करता है, वो उस पेइंग स्लिप का एक छोटा सा पार्ट होता है लेफ्ट साइड में, उस पर स्टैंप लगाकर मुझे देता है कि हाँ वो एक प्रूफ है कि मेरे अकाउंट में पैसे चले गए हैं, अब मैंने अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दिए। अभी वो छोटी स्लिप होती है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट कि हमने बैंक में इतने पैसे डिपॉजिट करवा दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टैम्प्ड होती है, उस पर कैशियर स्टैंप लगाकर देता है जब भी वो कैश रिसीव करता है हमसे। ठीक है, पेइंग स्लिप समझ में आया? किसी भी पॉइंट में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताते रहो ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती रहूं आपको। और हाँ बेटा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना सो दैट कि इसका बेनिफिट उन लोगों को भी मिल सके। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, उसके बाद आता है चेक। चेक क्या होता है? चेक तो बेटा आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, नहीं देखा तो अपनी मम्मा पापा से बोलो, आपको चेक दिखाएंगे। ठीक है ना? चेक क्या होता है? चेक वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिमांड पर इशू किया जाता है। जब हमें कोई पेमेंट करनी है तो हम क्या करते हैं, या तो हम कैश में पेमेंट करेंगे या चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे। सपोज मैंने किसी से प्रॉमिस किया, आज 10th जनवरी है, ठीक है, और मैं जो पेमेंट है वो आपको 15 जनवरी को करने वाली हूँ। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, कैश देने की बजाय मैंने क्या किया, आपको चेक इशू करके दे दिया। 15 की मैंने डेट डाल दी कि इस डेट को आप बैंक में अपना चेक डिपॉजिट करवा देना, आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, चेक क्या है? एक पेमेंट डॉक्यूमेंट है जो कि हम डिमांड पर इशू करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सबसे पहले दिया होता है टू, सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, जिस पर्सन को हम चेक दे रहे हैं उस पर्सन का नाम लिखते हैं, या जिस कंपनी को हम चेक दे रहे हैं उस कंपनी का नाम लिखते हैं। सपोज मैंने एबीसी लिमिटेड को दिया तो उनका जो अकाउंट है एबीसी लिमिटेड के नाम से है, तो मैंने 2 वाले कॉलम में लिखा एबीसी लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद मैं लिखती हूँ जितना अमाउंट मुझे पे करना है वो मैं लिखूंगी वर्ड्स में, और मैं फिगर्स में भी लिखूंगी, और सबसे नीचे मैं उसमें अपने साइन कर दूंगी, तभी वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है, जब भी जो भी डेट का मैंने चेक इशू किया है, सामने वाला पर्सन जिसको मैंने पेमेंट देनी है वो क्या करेगा, वो उस चेक को बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा देगा और मेरे अकाउंट से उनके अकाउंट में पेमेंट चली जाएगी। ठीक है, और चेक हम कैसे डिपॉजिट करवाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ? हम करवाते हैं पेइंग स्लिप के साथ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट एक वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि बिजनेस की रिटर्न ट्रांजैक्शन को दिखाता है। रिटर्न ट्रांजैक्शन क्या होती है? सपोज मैंने अगर किसी से सामान परचेज किया, ठीक है, मैंने एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उससे मैंने 50,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए। अब हुआ क्या, जब वो गुड्स मेरे पास आए तो उन गुड्स में से 10,000 रुपीज के गुड्स जो है वो डिफेक्टिव निकले, या मुझे पसंद नहीं आए, या XYZ कुछ भी रीजन था जिसकी वजह से मैंने उनको रिटर्न कर दिए वो गुड्स। ठीक है, अब जब वो गुड्स रिटर्न कर दिए, मैंने डेबिट नोट इशू कर दिया कि मैंने 10,000 रुपीज के गुड्स जो है वो एबीसी लिमिटेड कंपनी को वापस कर दिए। ठीक है, तो अब उसमें क्या था, मैंने 50,000 की पेमेंट करनी थी। अब मैं कितने की पेमेंट करूंगी? 50,000 में से 10,000 के गुड्स तो मैंने रिटर्न कर दिए, तो वो क्या है, वो हमारा डेबिट नोट है। तो हमने जब गुड्स रिटर्न किए तो वो डेबिट नोट हमारे पास पड़ा हुआ है, जो हम दिखाएंगे कि अब हम आपको 40,000 रुपीज की पेमेंट कर रहे हैं और उसमें से 10,000 क्या है, 10,000 की हमने गुड्स आपको रिटर्न कर दिए। ठीक है, डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है जो ये दिखाता है कि हमने गुड्स को रिटर्न किया है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर हम आज डेबिट नोट नहीं बनाते, हम डायरेक्टली गुड्स वापस कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद हमें याद ही नहीं रहेगा उस ट्रांजैक्शन के बारे में। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पर होती है, तो उस ट्रांजैक्शन के बारे में हमें याद नहीं रहेगा, और डेबिट नोट नहीं होगा तो कल को जब ऑडिट होगी तो उसमें एक क्वेश्चनिंग हमसे हो सकती है। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चनिंग हमसे ना हो, हमारे पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो, एक एविडेंस हो ये दिखाने के लिए कि हमने गुड्स को रिटर्न किया था, तो हम क्या बनाते हैं, डेबिट नोट। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट? उसके बाद आते हैं हम क्रेडिट नोट पर। क्रेडिट नोट क्या होता है? जिस तरह से डेबिट नोट होता है ना, उसी तरह से क्रेडिट नोट होता है। अब डेबिट नोट हमने किस लिए बनाया था? डेबिट नोट बनाया था जब हमने गुड्स रिटर्न किए थे किसी को। ठीक है,
क्रेडिट नोट हम बनाते हैं जब कोई हमें रिटर्न करता है। जैसे मैंने गुड्स सेल किए, मैंने 10,000 रुपीज के गुड्स सेल किए, तो उसमें से क्या हुआ, उसमें से 1,000 रुपीज के गुड्स मेरे पास वापस आ गए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं क्रेडिट नोट इशू कर दूंगी कि इस पर्सन ने मुझसे 10,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए थे, जिसमें से 1,000 रुपीज के इसने मुझे रिटर्न कर दिए हैं। तो अब वो पर्सन कितना अमाउंट पे करने के लिए लायबल है, 9,000 रुपीज पे करने के लिए लायबल है ना, क्योंकि 1,000 के गुड्स तो उसने मुझे वापस ही दे दिए। अब वो गुड्स वापस करने का रीजन XYZ कुछ भी हो सकता है, डिफेक्टिव निकले, या उसको पसंद नहीं आए, इन ट्रांजिट डैमेज हो गए, या उसके बॉक्सेस डैमेज थे, कुछ भी रीजन से उसने हमें गुड्स वापस कर दिए। तो हम क्या करेंगे, हम क्रेडिट नोट बनाएंगे। वो क्रेडिट नोट भी डेबिट नोट की तरह ही हमारे पास एक एविडेंस है जो ये दिखाता है कि हमने जब गुड्स सेल किए थे तो उसमें से कुछ गुड्स हमारे पास वापस आए। अब उस पर्सन ने हमें 10,000 रुपीज देने थे, उसमें से 1,000 के तो गुड्स हमारे पास आ चुके हैं। अब कितने हमने लेने हैं उससे, हमने 9,000 रुपीज लेने हैं। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हो। ठीक है, कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना मुझे, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो अब हम इसके बाद करते हैं वाउचर्स। अब हम देखते हैं वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचर्स को हम कैसे यूज करते हैं, हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए हम वाउचर्स पे बात करते हैं। ए वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वाउचर क्या होता है, वो एक ऐसा एविडेंस होता है जो कि ये दिखाता है कि हमारे बिजनेस के अंदर ये ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, अभी जो हमने सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़े वो भी तो ये दिखाते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अब हम उसको समझते हैं कि वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस क्या है। दोनों ही एविडेंस होते हैं हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हमारी बिजनेस के अंदर हुई है। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट कब बनता है हमारा, सोर्स डॉक्यूमेंट उसी टाइम पर बन जाता है जबकि वो ट्रांजैक्शन हुई है। जिस टाइम पर, जैसे हमने कुछ सेल की, तो सेल किया, जिस टाइम हमने सेल किया मटेरियल जा रहा है उसी टाइम पे हमारा इनवॉइस इशू हो गया और इनवॉइस चला गया उसके साथ, मटेरियल के साथ जो भी हमारा जा रहा है। ठीक है ना, अब ये जो वाउचर होता है ये उसके बाद बनता है। ठीक है, क्या होता है कि जब ये सारी ट्रांजैक्शन हो जाती है, सपोज एक दिन के अंदर हमने 10 सेल की, ठीक है ना, तो 10 वाउचर्स जब हमने 10 सेल की तो 10 सेल के ही हमारे पास इनवॉइसेस आए। तो क्या होता है, बाद में जब सेल हो जाती है उसके बाद अकाउंटेंट जो है वो अपनी बुक्स के अंदर इन ट्रांजैक्शंस को एंटर करता है। ठीक है, हमने जब अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था कि हमारी जो भी एक ट्रांजैक्शन होती है उसका डुअल इफेक्ट होता है, याद है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जब हमने की थी, तो हमारा क्या है, डुअल इफेक्ट होता है। तो यानी कि अगर एक कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसका दूसरा इफेक्ट किसी ना किसी अकाउंट पे जरूर पड़ा होगा। ठीक है ना, तो हमने सपोज यहाँ पर सेल की, ठीक है, हमने सेल की कैश में, ठीक है, कैश में हमने सेल कर दी। अब उसके साथ दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ, सेल्स अकाउंट इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब सारी ट्रांजैक्शन, जब सारे इनवॉइसेस अकाउंटेंट के पास आ गए तो उसने बुक्स के अंदर उन ट्रांजैक्शंस को एंटर करना स्टार्ट किया। तो वो क्या कर रहा है, वो किस में एंटर कर रहा है, वो एंटर कर रहा है अपनी बुक्स के अंदर। अब एक एंट्री हमारी कैश में जाएगी कि हमने 10,000 रुपीज की सेल की थी, तो हमारे पास 10,000 रुपीज का कैश आया, तो कैश आएगा हमारे पास। दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा उससे इफेक्ट करेगा, दूसरा अकाउंट होगा हमारा सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब वो एंट्री करने के बाद एक वाउचर प्रिपेयर हो जाता है। अब उसके साथ, उस वाउचर के साथ वो जो हमारा एविडेंस है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, जो इनवॉइस है, वो अटैच किया जाता है। ठीक है, जो कि ये दिखाता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई थी हमारी बुक्स के अंदर, ये उसका एविडेंस है। ठीक है, वाउचर किस लिए बनाया जाता है, हमारी बुक्स के अंदर एंट्रीज को शो करने के लिए। और इनवॉइस या कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट कब बनाया जाता है, वो डॉक्यूमेंट हमारा उसी टाइम पर बन जाता है जब वो ट्रांजैक्शन हुई होती है। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, समझ में आया आपको कि हमारा जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के अंदर होती है तो उसके बाद उन सारी ट्रांजैक्शंस की एंट्री हमारी बुक्स के अंदर की जाती है। जब हम बुक्स के अंदर उस ट्रांजैक्शन को एंटर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वाउचर प्रिपेयर करना। ठीक है, तो जब वो बुक्स के अंदर एंटर होगी उसका वाउचर बनेगा, उसके साथ में वो सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच किया जाएगा जो कि ये दिखाएगा कि हमने ये ट्रांजैक्शन की थी और ये ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के अंदर हुई है।
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स ए वाउचर डिटेलिंग द अकाउंट्स दैट आर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड आर प्रिपेयर्ड। यही मैंने आपको बताया ना अभी कि जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हीं के बेसिस पर उन्हीं की डिटेल्स देकर हम अपनी बुक्स के अंदर उन ट्रांजैक्शन को एंटर करते हैं, और उसमें ट्रांजैक्शन को जब एंटर करते हैं तो उसमें क्या होता है, डेबिट क्रेडिट। अभी आगे आने वाले चैप्टर में ना आप पढ़ोगे, हमारी जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ोगे, जर्नल एंट्री कैसे होती है। तो वो जब सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती है, परचेज हो जाती है, तो उनके बाद क्या होता है, हम अपनी बुक्स के अंदर उनकी एंट्री करते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं। तो जब हम अपनी बुक्स के अंदर उनको एंटर करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है दैट इज कॉल्ड द वाउचर। अब उस वाउचर का प्रिंट आउट निकाल के उसके साथ में सोर्स डॉक्यूमेंट को अटैच किया जाता है, जो कि ये दिखाएगा हमें कि ये ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के अंदर हुई है। ठीक है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर। वाउचर्स के टाइप क्या होते हैं हमारे, ठीक है। दो टाइप के वाउचर्स होते हैं हमारे, एक तो होते हैं कैश वाउचर और दूसरा होता है नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर क्या होता है, नाम से ही हमें पता चल रहा है ना, वो वाउचर्स जो कि हमारी कैश से रिलेटेड है, यानी जिसमें या तो हमारे पास कैश आया है या हमने पे किया है, तो वो जो हमारी एंट्रीज होंगी, जो हमारे वो वाउचर्स होंगे, उनको हम बोलते हैं कैश वाउचर्स। ठीक है। अब ये देखो वाउचर्स, हमारे दो टाइप के वाउचर्स हैं, एक है डेबिट वाउचर, एक है क्रेडिट वाउचर। जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं, ठीक है, जब हमने किसी को पेमेंट दी तो हम बनाते हैं डेबिट वाउचर। कैसे पेमेंट दी, कैश में, ये याद रखना। ठीक है। जब भी हम किसी को कोई भी पेमेंट कैश में देते हैं तो हम बनाएंगे डेबिट वाउचर। जब हम किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं, ठीक है, तो हम बनाएंगे क्रेडिट वाउचर। ठीक है। अब ये डेबिट और क्रेडिट हमें याद कैसे रखना है, वो एक बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि यार कहाँ से ट्रांजैक्शन आ रही है, कहाँ पे ट्रांजैक्शन जा रही है, अब इसको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, सो मच कंफ्यूजन होती है ना, कंफ्यूजन। तो इसका सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। देखो हमारा रूल था ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, जब भी हमारे पास कोई भी पेमेंट आ रही है, ठीक है, तो हम क्या बना देंगे, क्रेडिट वाउचर। जब भी पेमेंट जा रही है डेबिट वाउचर, क्यों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। सिंपल, इसको याद रखना बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। बस ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैं वीडियोस के बीच में आपको बताती हूँ ना, वो ट्रिक्स आप अपने पास याद रखो। याद क्या रखो, अपनी बुक में नोट करके रखो, सो दैट कि जब आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो ना, तो वो ट्रिक्स आप देखो तो आपको इजीली ये सारे ट्रांजैक्शंस लर्न हो जाएं। ठीक है ना, क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है, कैसे डेबिट होना है और कैसे क्रेडिट होना है, वो सब बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ठीक है। समझ आ रहा है तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद हम आते हैं नॉन कैश वाउचर्स पर। ठीक है। नॉन कैश वाउचर भी हमें नाम से ही पता चल रहा है, वो वाउचर्स जिसके अंदर हमारे कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उनको हम बोलते हैं नॉन कैश वाउचर्स। ठीक है। इसमें कोई कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सपोज हमने किसी से गुड्स परचेज किए, ठीक है, लेकिन अभी हमने कैश पे नहीं किया, पेमेंट नहीं की, तो वो कौन से होंगे, नॉन कैश वाउचर्स। ठीक है। हमने किसी को सेल किए गुड्स, लेकिन कैश अभी हमारे पास नहीं आया, पेमेंट नहीं आई हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरह के जो वाउचर्स होते हैं उनको हम ट्रांसफर वाउचर्स भी बोलते हैं। ठीक है, कि सामान तो इधर से उधर गया, ठीक है, लेकिन कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना तो कैश आया ना तो कैश गया। ठीक है। समझ में आया आपको ये पॉइंट। जो हमारे वाउचर्स कैश से रिलेटेड होते हैं, जिसमें जो हमारे कैश रिलेटेड वाउचर्स होते हैं उसमें क्या होता है, जिसमें कैश या तो आ रहा है या कैश हम पे कर रहे हैं, और जिसमें ना तो कैश आ रहा है ना हम कैश पे कर रहे हैं, वो कौन से हो गए, हमारे नॉन कैश वाउचर्स। ठीक है। ये आई होप वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने आपको बताया अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। अगर कमेंट में सॉल्यूशन नहीं दे पाई तो मैं उसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो अभी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।